नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मनोरंजन, राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का शुभारंभ किया। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानकों पर मंथन का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी शुभारंभ किया। ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा का अग्रणी मंच है। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 400 से अधिक प्रदर्शकों और लगभग 900 स्टार्टअप्स के साथ साथ 120 से अधिक देश भागीदारी कर रहे हैं। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दूरसंचार क्रांति और डिजिटल क्षेत्र में प्रगति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विश्व में फैले टकराव का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा विश्व को जोड़ने की दिशा में प्रयास करता रहा है। पीएम ने दूरसंचार और डिजिटल तकनीक को समावेशी बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस तकनीक का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव बनाया है। समावेश के साथ साथ सुरक्षा को अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर मानक तय किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत में नमो ड्रोन दीदी जैसे अभियानों का उल्लेख किया, जिनसे महिला सशक्तिकरण की राह तैयार हुई है। प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण में भारत में हुई शानदार प्रगति को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें दूरसंचार और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में मुख्यतः भारतीय इनोवेशन संबंधी इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। इसमें अग्रणी दूरसंचार कंपनियों ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी में प्रगति पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज एक एक व्यक्ति को विश्व के साथ एक दूसरे के दिलों के साथ जोड़ने का संसाधन बन चुका है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही भारत 6G गठबंधन के माध्यम से 6G मानकीकरण के लिए कम से कम 10% पेटेंट का योगदान देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत से भी देश में विकसित हो रहे मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व को बड़ी वजह बताया गया। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डिजिटल परिवर्तन की नींव रखी। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में रियल ग्रोथ 2014 के बाद हुई। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि नए भारत में देश के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में 8वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस के भारत टेलीकॉम के 21वें संस्करण का उद्घाटन किया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी भूमिका को आगे रखना है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान करने का फैसला किया है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 में से 234 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और वहीं 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 44 सीटें सामान्य, 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया।
केरल की वायनाड संसदीय सीट और 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के पहले चरण के साथ ही कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव 20 नवंबर को कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन ने कहा है कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली है। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा। ईवीएम को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के आरोपों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने विजय अभियान को लेकर कमर कस ली है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ भाजपा ने राज्य में जेएमएम सरकार पर हर तरीके से विफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए प्रबल समर्थन का विश्वास जताया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और पूरे राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ माहौल है। लोग चाहते हैं कि यह भ्रष्ट सरकार जाए। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चुनावों की घोषणा के साथ ही इस सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर कहा है कि हम चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। झारखंड के लोगों ने अपना मन बना लिया है। वे एक बार फिर यहां गठबंधन सरकार चुनेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में लोग विकास, अच्छे काम और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वोट देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर महाविकास आघाड़ी बनाया है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, झारखंड में पार्टी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मौजूद रहे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्याय के लिए आवाज मंगलवार को देश भर में सुनाई दी। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स के साथ चल रहे आमरण अनशन के समर्थन में देश भर के डॉक्टर उतरे और भरपूर समर्थन भी दिया। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मामले में आमरण अनशन पर बैठे एक और जूनियर की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस तरह अभी तक अनशन कर रहे कुल 6 जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस बीच संघर्षरत डॉक्टरों को ममता सरकार के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रशासन ने डॉक्टरों के मंगलवार को होने वाले द्रोह, कार्निवल और मानव श्रृंखला के मार्ग पर निषेधाज्ञा लगा दी है और जिसे उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। पश्चिम बंगाल रेजिडेंट डॉक्टरों के भूख हड़ताल के समर्थन में पूरे देश में डॉक्टरों का समर्थन जारी है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 30 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बिहार में मंगलवार को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे हैं और इसी क्रम में कर्नाटक के शिमोगा और बेल्लारी में डॉक्टर से विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। झारखंड के रांची में एकजुटता दिखाते हुए डॉक्टरों ने भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी डॉक्टरों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की और वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में भी समर्थन किया गया है। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन शामिल हुए। डॉक्टर आरवी अशोकन ने कहा है कि 11 दिन से डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सुनवाई हुई है। सीबीआई ने जांच की प्रगति के बारे में नई रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने बताया कि चार्जशीट 7 अक्टूबर को दाखिल हो गई है। आरोपी संजय राय के खिलाफ रेप और हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है और निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है। मामले में आरोप तय करने को लेकर 4 नवंबर की तारीख तय की गई है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में बाकी आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है। सीबीआई मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता की भी जांच कर रही है। कोर्ट ने मामले में जांच के विभिन्न पहलुओं को लेकर सीबीआई को 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को अपना काम तेजी लाने में के लिए भी कहा गया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाने पीने की चीजों को दूषित करने पर सख्त कार्रवाई के लिए यूपी सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट पर स्थायी रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में वाराणसी परिवहन विभाग ने संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में छात्र छात्राओं से सड़क सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती और पल पल की मॉनिटरिंग से कुछ ही घंटों में बहराइच की घटना को कंट्रोल कर लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ग्राउंड जीरो पर उच्च अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में बहराइच में सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश को नाकाम कर दिया। पीएम गति शक्ति के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में 76 RR के भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स से संवाद किया। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ प्रशिक्षण के अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों अपने अफ्रीका दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने अपनी अफ्रीका यात्रा के दौरान सोमवार को अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में अल्जीरियाई भारतीय आर्थिक मंच को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया के काउंसिल ऑफ द नेशन के अध्यक्ष लाह गॉडजिल के साथ मुलाकात की। विश्व बाजार के मिले जुले रूप के बीच स्थानीय स्तर पर बजाज फाइनेंस, रिलायंस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, SBI और मारुति सुजुकी समेत 21 दिग्गज कंपनियों में हुई बिकवाली के दबाव में शेयर बाजार शुरुआती तेजी गंवाकर गिरावट के साथ बंद हुआ। उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 152.93 अंक टूटकर 81,820.12 अंक पर रहा। और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का निफ्टी भी 70.60 अंक उतरकर 25,057.35 अंक पर रह गया। भारत के प्रमुख B2B ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजॉन बिजनेस में एक समर्पित कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टोर की शुरुआत की है। स्टोर में उपहार विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 8,000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं।
सितंबर में खुदरा महंगाई के आंकड़ों को देखने के बाद आरबीआई ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए अपना तटस्थ रुख जारी रखने को मजबूर हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट में फिलहाल कटौती की संभावना कम है, एसबीआई रिसर्च ने यह दावा किया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा है कि उसने स्पाइस जेट विशेष निगरानी से बाहर कर दिया है और एयरलाइन ने कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन जुटाया है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि उनका समूह अगले 5 वर्षों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और संबंधित उद्योगों से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा करेगा। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड का आईपीओ भारतीय बाजार में आ गया है। सार्वजनिक निर्गम 17 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ खुलने के एक दिन पहले ही सोमवार को एंकर निवेशकों से 8,315 करोड़ रुपए जुटा लिया है। सुनील भारती मित्तल ने इस बात की वकालत की है कि उपग्रह कंपनियों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के साथ साथ अपनी दूरसंचार सेवाओं के लिए एयरवेव खरीदना चाहिए, जैसा कि पुरानी कंपनियां करती हैं, ताकि इस क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध हो सके। सोने चांदी के दाम में गिरावट आई है और मंगलवार को सोना 314 रुपए गिरकर 75,687 पर आ गया है। वहीं चांदी 448 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। मंगलवार को चांदी 89,578 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकी। पीवीआर आइनॉक्स को दूसरी तिमाही में 11.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 166 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूएसआईएसपी फोरम के अध्यक्ष जॉन टी चैम्बर्स के नेतृत्व में फोरम के सदस्यों के साथ बातचीत की। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि इस दौरान वित्त मंत्री ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बातचीत के दौरान बीमा, आवास, संक्रमणकालीन और नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन, महत्वपूर्ण खनिजों, स्टार्टअप में बढ़ते निवेश की संभावनाओं को और भारत को व्यापार के लिए एक अनुकूल गंतव्य बनाने की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर दोनों देशों के साथ जोड़ने वाली सड़क और रेल लाइनों के कुछ हिस्सों को तबाह करने का आरोप लगाया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर उनकी राजधानी प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन्स उड़ाने का आरोप लगाया था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र माइकोलाइव में हवाई हमला किया है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में भी शामिल होंगे। पिछले 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा है। डॉक्टर एस जयशंकर से पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से देश छोड़ने की अपील भी की है। न्यूजीलैंड सरकार ने बीते कुछ समय में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार न्यूजीलैंड में साल 2023 में 11% लोग धोखाधड़ी और साइबर अपराध के शिकार हुए थे, जिससे उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यालय की ओर से क्षेत्रीय आपदा के जोखिम को कम करने के केंद्रित कार्यक्रम फिलीपींस में आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने एशिया प्रशांत इलाके में प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए वैश्विक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि गृह मंत्रालय में लगभग 2000 महिला सुरक्षा अधिकारी काम कर रही हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन के अनुसार अधिकांश महिला अधिकारी मंत्रालय के सेवा और निरीक्षण विभागों में काम करती हैं। दक्षिणी म्यांमार में एक तेल वाहक जहाज में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय अग्निशमन विभाग ने बताया है कि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। ऑस्ट्रेलिया में लाखों परिवार गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी ऑस्ट्रेलिया के हजारों लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हंगर रिलीफ चैरिटी फूड बैंक की मंगलवार को एक प्रकाशित रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ।
ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के पहले दिन भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में 252.9 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीतने वाली सोनम उत्तम मस्कर ने कहा है कि खेलो इंडिया के मंच से उन्हें अनुभव मिला, जिसका फायदा इस विश्व कप में देखने को मिला। NRAI के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट के आयोजन होते रहें, जिससे हमारे निशानेबाजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त हो। 2 ओलंपिक पदक और 2 बार विश्व चैंपियनशिप विजेता रही मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि यह अवसर खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत बुधवार से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने वाली टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट राष्ट्रीय प्रतियोगिता आज से दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू हुई है। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन रहे। यूएफा नेशंस लीग में वेल्स ने मोंटेनेग्रो को 1-0 से हरा दिया है। वेल्स के लिए हैरी विल्सन ने 36वें मिनट में विजयी गोल किया। यूएफा नेशंस लीग के मैच में फ्रांस ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। फ्रांस के लिए कालो मुआनी ने 2 गोल किए। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने लुमेन फील्ड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 में सिएटल साउंडर्स अपने सभी 3 ग्रुप स्टेज गेम अपने घरेलू स्टेडियम में खेलेंगे। लुमेन फील्ड पर फीफा क्लब विश्व कप 2025 में कुल 6 मैचों की मेजबानी करेगा और इसके अलावा इस मैदान का प्रयोग 2026 विश्व कप के खेलों के लिए भी किया जाएगा। आर्सेनल महिला टीम के मुख्य कोच जोनास इडेवाल ने 3 साल के कार्यकाल के बाद क्लब से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल क्लब की सहायक कोच रेनी स्लेजर्स अंतरिम कोच की भूमिका में होंगी। अर्जेंटीना की कोच लियोनेल स्कालोनी ने बोलीविया को लेकर कहा है कि इस टीम को कम नहीं आंका जा सकता। लावर्डे की फॉर्म में हालिया उछाल के बाद टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। नाइजीरिया की फुटबॉल टीम लीबिया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर से नाम वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि लीबिया में एक हवाई अड्डे पर घंटों इंतजार करने के बाद नाइजीरिया की टीम स्वदेश वापस लौट आई। रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे टीम में वापसी को आशान्वित हैं। एम्बापे अपने बाएं पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने को लेकर मैदान पर पसीना बहाते नजर आए। 57 साल की उम्र में अतुल परचुरे के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए ढेरों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सोमवार को अभिनेता अतुल परचुरे का निधन हो गया। अतुल परचुरे के अंतिम संस्कार में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और महेश मांजरेकर ने पहुंचकर अंतिम विदाई दी। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। प्राइम वीडियो ने बहुप्रतीक्षित ओरिजिनल सीरीज स्टारडेल हनी बनी का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस सीरीज का निर्देशन राज और डीके ने किया है और इसे सीता आर मेनन के साथ राज और डीके ने ही लिखा है। ये सीरीज D2R फिल्म्स, अमेजॉन MGM स्टूडियोज और AGBO के रूसो ब्रदर्स द्वारा निर्मित की गई है। इस सीरीज में वरुण धवन और समांथा मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसके साथ ही के मेनन, सिमरन, साकिब सलीम, सिकंदर खेर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब DD न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स YouTube, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।